प्रगति किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का चौतरफा असर। ईंधन बचाने के लिए कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जारी किए निर्देश। अनावश्यक खरीदारी से भी बचने की दी सलाह। भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौता 1 जून 2026 से हो सकता है लागू। समझौते के तहत भारत के 98% निर्यात को मिलेगी ओमान में ड्यूटी फ्री पहुंच। भारत ओमान के खजूर, मार्बल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आयात शुल्क में देगा राहत। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई मौसम पूर्व अनुमान सेवाओं और डिजिटल मौसम उत्पादों का किया शुभारंभ। उद्देश्य है आम लोगों, किसानों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, विमानन और प्रशासन को बेहतर जानकारी प्रदान करना। उत्तर प्रदेश के 7,500 गौ आश्रय को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन सेंटर के तौर पर किया जाएगा विकसित। गौ संरक्षण को प्राकृतिक खेती, ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जोड़ना है उद्देश्य। पश्चिम एशिया में जारी संकट का असर पूरी दुनिया पर नजर आ रहा है। बढ़ती तेल कीमतों और वैश्विक अनिश्चितता के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से ईंधन खर्च को लेकर संयम और बचत की अपील की है। प्रधानमंत्री ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने, अनावश्यक विदेश यात्राओं से बचने, 1 साल तक सोना न खरीदने, वर्क फ्रॉम होम अपनाने की बात कही है। देश की जनता से पेट्रोल डीजल की खपत कम करने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करने की अपील के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बड़ा फैसला किया है। आगे बढ़कर प्रधानमंत्री ने अपने काफिले के आकार को काफी कम कर दिया है। इसे उनकी हाल की घरेलू यात्रा के दौरान लागू किया गया। एसपीजी प्रोटोकॉल के अनुसार जरूरी सुरक्षा इंतजामों को बनाए रखते हुए गाड़ियों की संख्या कम की गई है। हैदराबाद में अपने भाषण के तुरंत बाद गुजरात और असम में उनके काफिले का आकार कम कर दिया गया। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा है कि जहां तक हो सके बिना नई गाड़ियां खरीदे उनके काफिले में इलेक्ट्रिक गाड़ियों को शामिल किया जाए। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊर्जा संरक्षण संबंधी आह्वान का समर्थन करते हुए दिल्ली सरकार के कार्यों में वाहनों के उपयोग को सीमित करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी के पेट्रोल डीजल की बचत और ऊर्जा संरक्षण को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। दिल्ली सरकार ने सरकारी कार्यों के लिए वाहनों की संख्या कम करने का फैसला लिया है। इसके तहत मुख्यमंत्री और उनके सभी कैबिनेट सहयोगी, भाजपा विधायक, जनप्रतिनिधि और दिल्ली सरकार के अधिकारी केवल आवश्यकता के अनुसार ही न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही कारपूल और सार्वजनिक परिवहन को प्राथमिकता दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने दिल्ली वासियों से सार्वजनिक परिवहन का अधिक से अधिक उपयोग करने की अपील की है। और इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री के आह्वान से जुड़ने की अपील की। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से ईंधन की खपत कम करने और अनावश्यक सोने की खरीदारी न करने की अपील की है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को प्रदेश में व्यवहारिक रूप से अपनाए जाने की अपील भी की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य सचिव, डीजीपी, सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव की बैठक में निर्देश दिया कि मुख्यमंत्री व मंत्रियों आदि की फ्लीट में तत्काल 50% की कमी की जाए। काफिले से अनावश्यक वाहनों को हटाया जाए। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में वर्क फ्रॉम होम की संस्कृति को भी प्राथमिकता देने की अपील की। उन्होंने पीएनजी, मेट्रो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों आदि के उपयोग पर विशेष बल दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सरकारी बैठकों, सेमिनारों, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप आदि के वर्चुअली आयोजन पर भी जोर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने प्रदेशवासियों से प्रधानमंत्री की अपील को अपनाने का आह्वान करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर मध्य प्रदेश राष्ट्र हित में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है।
आगामी आदेश तक मेरे कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। साथ ही नवनियुक्त निगम मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रदेशवासियों से भी आग्रह है कि वे सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। राष्ट्रहित सर्वोपरि है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय आले ने पीएम मोदी द्वारा देश हित में ईंधन एवं ऊर्जा की बचत संबंधी बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि देश के नेता के रूप में प्रधानमंत्री जब सख्त कदम उठाने की बात करते हैं तो उसमें देश के हित का ध्यान रखना पड़ता है। मौजूदा प्रधानमंत्री ने भी यही किया है। ये देश के सर्वोत्तम हित में है। Prime Ministers, as leaders of the country, calling for austerity measures is a thing that one has to take consideration of country's welfare, and they have to do it. Yeah. And the present Prime Minister has also done it. It is in the best interest of the country. Sure. Even in an absence of war, the India's way of life, it should be of simplicity and austerity. Yes. That is the basic thing that we should observe and practice. केंद्रीय मंत्री पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देश के तेल भंडारण और आपूर्ति के मामले में बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि तेल भंडारण के पारंपरिक तरीके अब पर्याप्त नहीं हैं और अब समय आ गया है कि जब भारत को अपने तेल भंडारण को बढ़ाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि भारत के पास तेल भंडारण के लिए भूमिगत गुफाएं और अन्य भंडारण स्थल भी हैं। इन सभी सुविधाओं के बावजूद भारत के पास वर्तमान में करीब 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों की LNG और 45 दिनों का LPG भंडारण मौजूद है, जो कि अच्छी स्थिति मानी जाती है। पश्चिम एशिया में तनाव के बीच निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपने दैनिक LPG उत्पादन में अभूतपूर्व वृद्धि की है। अब भारत LPG का उत्पादन 35,000 टन से बढ़ाकर 54,000 टन कर रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हमारे प्रयासों में देश में पेट्रोल, डीजल और LPG की कहीं कोई कमी नहीं आई है। We have been looking traditionally, and maybe that's something we need to correct. We've been looking at holding. In other words, we have what, 24 refineries? If the refineries are full and pipelines are bringing the crude in, I've got many ports. The ports have floating cargoes. Plus, I have these caverns and underground this thing. We have something like 76 days of holding, which is not bad. Ours is again, one of a kind case where, in spite of all these challenges, we have not allowed the price to go up. And yes, the answer to your question is, I think the time has come. And I think everyone in the government I have spoken to shares this view that we will need to stock up even more. केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान मुक्त व्यापार समझौता 1 जून 2026 से लागू हो सकता है। समझौते के तहत भारत के 98% निर्यात को ओमान में ड्यूटी फ्री पहुंच मिलेगी। इस FTA से टेक्सटाइल, कृषि और चमड़ा उद्योग को बड़ा लाभ मिलने की उम्मीद है। वहीं भारत ओमान के खजूर, मार्बल और पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर आयात शुल्क में राहत देगा। क्या आपको मालूम है कि हमारा राष्ट्रीय फूल कमल केवल पूजा पाठ, सजावट या औषधीय उपयोग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि कमल के पौधे के तने से निकलने वाले रेशों से बेहद खास और प्राकृतिक कपड़े भी तैयार किए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कमल अब रोजगार, नवाचार और आत्मनिर्भरता की नई कहानी लिख रहा है। पेश है यह खास रिपोर्ट। बहुत ही कम लोग कमल के पौधे के तने से निकलने वाले रेशों से तैयार कपड़ों के बारे में जानते होंगे। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कमल अब सिर्फ तालाबों की खूबसूरती या धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं, बल्कि रोजगार और नवाचार की नई पहचान बनता जा रहा है। अलग अलग इलाकों में करीब 50 से 60 एकड़ क्षेत्र में कमल की खेती की जा रही है। पुरानी बस्ती महामाई पाड़ा रायपुर के किसान लक्ष्मण जलछत्री बताते हैं कि कमल की खेती इलाके में आर्थिक समृद्धि का एक स्रोत बनती जा रही है। हमारे रायपुर में बहुत से जगहों पर कमल की खेती होती है, जिसमें बिक्री के लिए इसका कंद का भी उपयोग होता है, फूल का भी होता है और स्टेम आता है इसका डंठल, उसका भी बिक्री होता है। स्टेम में उसका रेशा निकाल के
कपड़े बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। स्टेम का है, ऐसा है, एक मैडम आती है हमारे, वो डॉक्टर विनीता मैम, वो हमसे स्टेम लेके वो अपना रेशा निकाल के अपना कपड़ा बनाने का काम करती हैं। रायपुर में अनुमानित मेरे ख्याल से है 50 से 60 एकड़ के बीच में होता है खेती कमल की। रायपुर में इस अनोखी पहल को आगे बढ़ाने वालों में प्रोफेसर के तौर पर अपना करियर छोड़कर खुद को पूरी तरह कमल आधारित स्टार्टअप और कारोबार के लिए समर्पित डॉक्टर विनीता दीवान का नाम खास तौर पर लिया जा रहा है। डॉक्टर दीवान ने कमल के डंठलों से फैब्रिक तैयार कर इस क्षेत्र को नई पहचान दी है। आई एम कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू माई स्टार्टअप एंड दिस बिजनेस, क्योंकि ये इससे मुझे बहुत शांति मिलती है ना, एक डिवाइन इम्पैक्ट आपको अपने लाइफ में दिखता है। सो दिस हैज चेंज्ड मी सो मच कि मतलब मेरे को लगा कि आई शुड लीव एवरीथिंग एंड गो विद माई पैशन। सो कम्प्लीटली आई डिसाइडेड टू गो विद दिस। इसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं कि काम आगे बढ़े, और क्योंकि ये आपका लेबर इंटेंसिव और अवेलेबिलिटी जो है मटेरियल का बेसिकली आपको रूरल एरियाज में ज्यादा है, तो ऑटोमेटिकली इसमें रूरल एम्प्लॉयमेंट वाली चीज आ जाती है। कमल न केवल हमारा राष्ट्रीय फूल है, बल्कि अपनी खूबसूरती के साथ साथ बहुउपयोगी गुणों के लिए भी जाना जाता है। इसका हर हिस्सा अपने आप में खास है। इसके कंद, फूल और डंठल सभी का उपयोग किया जाता है। कमल का इस्तेमाल स्वास्थ्य, सौंदर्य और आध्यात्मिक कार्यों के लिए भी किया जाता है। कमल जलाशयों के पारिस्थितिक तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके चौड़े पत्ते कई छोटे जलीय जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं। साथ ही कमल की जड़ें कुछ पोषक तत्वों को अवशोषित कर जल की गुणवत्ता बनाए रखने में सहायक मानी जाती हैं। कमल से जुड़ा ये कारोबार पूरी तरह श्रम प्रधान है, जिससे ग्रामीण इलाकों में रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं। रायपुर की ये पहल साबित कर रही है कि अगर सोच नहीं हो तो परंपरा भी आधुनिक रोजगार का मजबूत आधार बन सकती है। ब्यूरो इनपुट के साथ शमीम अख्तर, किसान समाचार। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नई मौसम पूर्वानुमान सेवाओं और डिजिटल मौसम उत्पादों का शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य भारत में मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक, स्थानीय और तेज बनाना है, ताकि आम लोगों, किसानों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, विमानन और प्रशासन को बेहतर जानकारी मिल सके। दिल्ली के पृथ्वी विज्ञान भवन में आज मौसम पूर्वानुमान सेवाओं को और आधुनिक तथा सटीक बनाने की दिशा में नई मौसम पूर्वानुमान सेवाओं एवं उत्पादों का शुभारंभ हुआ। शुरू किए गए प्रमुख मौसम उत्पादों में मॉनसून की प्रगति का पूर्वानुमान, इसमें देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून कब और कैसे आगे बढ़ेगा इसका अनुमान जारी किया जाएगा। इससे किसानों को बुआई की योजना बनाने में मदद मिलेगी, राज्यों को बारिश और जल प्रबंधन की तैयारी में सहायता मिलेगी, आम लोगों को मॉनसून की स्थिति पहले से पता चल सकेगी। लॉन्च किए गए दूसरे प्रमुख मौसम उत्पाद में उत्तर प्रदेश के लिए हाई स्पेशल रिजोल्यूशन रेनफॉल फोरकास्ट शुरू किया गया है। इससे बहुत छोटे क्षेत्र तक अधिक सटीक बारिश का अनुमान लगाया जा सकेगा। इसे फिलहाल पायलट सर्विस के रूप में शुरू किया जा रहा है। इसका फायदा अचानक भारी बारिश या जल भराव की चेतावनी मिलेगी, जिला तहसील स्तर पर बेहतर पूर्वानुमान होगा और आपदा प्रबंधन में तेजी मिलेगी। इस अवसर पर केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत मौसम विज्ञान और पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से प्रगति कर रहा है। वेदर सेट के दूर दूर तक गरज कर छींटे पड़ेंगे, लेकिन आमतौर पर मौसम खुश्क रहेगा। So from that point till now, where we are able to forecast the extent of rainfall, whether it will be drizzling, whether it will be heavy, to the extent even the size of the raindrop. So that has been the technological transformation over the last few years. नई सेवाओं से किसानों, आपदा प्रबंधन एजेंसियों, विमानन क्षेत्र और आम नागरिकों को समय पर और स्थानीय स्तर पर मौसम की सटीक जानकारी मिल सकेगी। अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। उत्तर प्रदेश सरकार प्रदेश के करीब 7,500 गौ आश्रय स्थलों को ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर प्रोडक्शन सेंटर के रूप में विकसित करने जा रही है। इस पहल का उद्देश्य गौ संरक्षण को प्राकृतिक खेती, ग्रामीण रोजगार और महिला सशक्तिकरण से जोड़ना है। गौ सेवा आयोग के अनुसार प्रदेश में 12.5 लाख से अधिक गौवंश संरक्षित हैं।
गोबर और गौमूत्र से जैविक खाद, प्राकृतिक कीटनाशक और अन्य उत्पाद तैयार किए जाएंगे, जिससे किसानों की लागत घटेगी और मिट्टी की उर्वरता शक्ति भी बढ़ेगी। सरकार ने गौ संरक्षण अभियान के लिए 2100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। साथ ही 155 त्वरित गौ संरक्षण केंद्रों का निर्माण भी किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों और एफपीओ को भी गौ आश्रय स्थल के संचालन से जोड़ा जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। त्रिपुरा में पीएम कुसुम योजना के तहत 8,364 सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकार ने काम त्रिपुरा नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी के सहयोग से किया है, जिससे हजारों किसानों को सिंचाई सुविधा मिल रही है। कृषि मंत्री रतनलाल नाथ ने बताया कि योजना से अब तक 8,364 किसानों को लाभ मिला है और 41,820 कृषि भूमि सिंचाई के दायरे में आई है। साथ ही 2,531 अतिरिक्त सौर पंपों की स्थापना का कार्य जारी है। सरकार के अनुसार प्रत्येक सौर पंप की लागत लगभग 3 लाख रुपए है, जिसमें किसानों को केवल 15,000 रुपए देना पड़ता है, जबकि बाकी खर्च सरकार वहन करती है। मंत्री ने दावा किया कि पीएम कुसुम योजना के क्रियान्वयन में त्रिपुरा पूर्वोत्तर राज्यों में पहले स्थान पर है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर 3.48% रही। रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में महंगाई दर 3.74% और शहरी क्षेत्रों में 3.16% रही। खाद्य महंगाई की अगर बात करें तो उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक CFPI के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई 4.20% रही। ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 4.26% रही, जबकि शहरी क्षेत्रों में ये 4.10% दर्ज की गई। इस रिपोर्ट के अनुसार आलू, प्याज और मटर की कीमत में गिरावट देखी गई, जबकि चांदी के गहने महंगे हुए हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश में इस वर्ष गेहूं उत्पादन रिकॉर्ड 365.11 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। राज्य अब देश के कुल गेहूं उत्पादन में 18% योगदान देकर गेहूं प्रदेश के रूप में उभर रहा है। राज्य में गेहूं की उत्पादकता बढ़कर 3,780 किलो प्रति हेक्टेयर हो गई है। शरबती और दुरम गेहूं की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार मांग बनी हुई है और जर्मनी, अमेरिका, इटली, यूके, दुबई तथा दक्षिण अफ्रीका समेत कई देशों को निर्यात किया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने गेहूं खरीदी का लक्ष्य 78 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 100 लाख मीट्रिक टन कर दिया है। किसानों से 2,625 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदा जा रहा है, जिसमें समर्थन मूल्य और बोनस दोनों शामिल है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं और खेती के रकबे में बढ़ोतरी से उत्पादन में बड़ा इजाफा हुआ है। साथ ही मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा प्रमाणित बीज उत्पादक राज्य भी बन चुका है। इस बीच बिहार के कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने मंगलवार को कृषि भवन के सभागार से पटना जिला के फुलवारी शरीफ प्रखंड के किसानों की फार्मर आईडी बनाने के साथ फार्मर रजिस्ट्री के दूसरे चरण की शुरुआत की। विजय कुमार सिन्हा ने अपने संबोधन में कहा कि देश के प्रधानमंत्री की जो सोच है डिजिटल इंडिया, हमारा एग्री स्टेक किसान रजिस्ट्री उन्हें एक बड़ी ताकत देगा, भूमि विवाद हटाएगा और आने वाली पीढ़ी को जमीन की पूरी जानकारी मिलेगी। सरकार जो उर्वरक बीज का अनुदान देती है, ये सही लोगों के हाथों में जाएगा, बिचौलिया, माफिया, भ्रष्ट लोग बाहर होंगे। इसी सोच को लेकर मैंने राजस्व भूमि सुधार मंत्री के नाते अभियान को ताकत दी। हमारे समय में लगभग 47 लाख से ऊपर किसानों की जमीन की रजिस्ट्री हुई। एग्री क्रांतिकारी कदम है जो बिचौलियों की दीवार को गिराकर सीधे सरकार और किसान के बीच एक सेतु का काम करेगा। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI के माध्यम से हर जमीन पर हर किसानों के लिए क्या अनुदान देना है, क्या जरूरत है, और हम उस जैविक खेती की ओर बढ़ सकते हैं। हम AI के माध्यम से नए वातावरण बना सकते हैं। हमारी तो इच्छा है कि 1,82 लाख के लगभग जो भी पंजीकृत हैं उन सब का फार्मर रजिस्ट्री बने। इसके लिए अभियान चलाना, इसके लिए किसानों को समृद्ध बनाना, तभी बिहार विकसित बिहार बनेगा। और आइए बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, देखते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं AI कृष और आज हम भारत के विभिन्न राज्यों में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
सबसे पहले बात करते हैं झारखंड की। यहाँ पश्चिमी पठारी क्षेत्र में किसानों को ऊंचाई वाली अवस्था पर ग्रीष्मकालीन मक्का में मिट्टी चढ़ाने की सलाह दी गई है। साथ ही गर्मियों में भिंडी की फसल में कम अंतराल पर हल्की सिंचाई जारी रखने को कहा गया है। अब बात करते हैं ओडिशा की। पश्चिमी असमतल कृषि जलवायु क्षेत्र में धान की फसल जब 80 से 85% पक जाए तब उसकी कटाई करने की सलाह दी गई है, ताकि संभावित बारिश से होने वाले नुकसान से बचा जा सके। पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटीय मैदानी क्षेत्रों में पकी हुई धान की फसल की कटाई कर उसे सुरक्षित स्थान पर रखें। वहीं पश्चिम मध्य टेबल लैंड क्षेत्र में पकी हुई भिंडी और कद्दू वर्गीय फसलों की तुड़ाई जारी रखने की सलाह दी गई है। उत्तर पूर्वी घाट क्षेत्र में यदि धान की फसल 80 से 85% पक चुकी हो तो उसकी कटाई पूरी कर फसल को सुरक्षित, ऊंचे और सूखे स्थान पर रखें। साथ ही टमाटर और केले के पौधों को सहारा दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। यह मौसम खीरे की बुआई के लिए अनुकूल है। फसल में समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहें। कीड़े की फसल में लाल कीड़े के हमले का खतरा रहता है। लाल कीड़े से फसल को बचाने के लिए कार्बारिल दवा की 1 से 2 ग्राम मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। लाल कीड़े के अलावा खीरे की फसल में फल मक्खी का हमला भी हो सकता है। फल मक्खी से बचाव के लिए मेलाथियान 50 EC दवा की 2 मिलीलीटर यानी 2 छोटे चम्मच मात्रा को 1 लीटर पानी में मिलाकर कीट प्रभावित जगह पर छिड़काव करें। ध्यान रखें कि इन दवाओं का उपयोग विशेषज्ञों की सलाह से ही करें। खेती किसानी के साथ आइए अब नजर डालते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर। खास खबर में समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के भाई प्रतीक यादव का 38 साल की उम्र में लखनऊ में निधन हो गया है। प्रतीक यादव को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के चलते लखनऊ के सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने वाहनों के काफिले में कटौती की है। अपने काफिले में वाहनों की संख्या पहले के मुकाबले आधे से भी कम कर दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देशवासियों से ईंधन की खपत कम करने की अपील के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री ने भी इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जब विधानसभा सत्र के लिए पहुंचे तो विधानसभा परिसर में उन्हें औपचारिक गार्ड ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया गया। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि असम की पहचान और सुरक्षा सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास के जरिए देश के विकास में योगदान देने की दिशा में सरकार लगातार काम करेगी।
पुडुचेरी में एन रंगास्वामी ने आज लगातार 5वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उपराज्यपाल के कैलाशनाथन ने लोक भवन में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीट पेपर लीक मामले में बीती रात नासिक क्राइम ब्रांच ने आरोपी शुभम खैरनार को हिरासत में लिया है। सीबीआई की 4 टीमें नासिक में क्राइम ब्रांच यूनिट 2 के दफ्तर पहुंची थी। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। सांगली जिले की जत तहसील में एक धार्मिक कार्यक्रम के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और लगभग 15 लोग घायल हो गए। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।